किया जाएगा। ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसी तरह से जिनका नाम विलोपित किया जाना है उनके घर वालों से वहाँ पर सहमति पत्र और उनको एक नोटिस देकर के ही विलोपित किया जाना। जैसे किसी बच्ची की शादी हो गई तो वो अगर दूसरे जगह चली गई तो वो उनके फादर जो होंगे वो आपको वहाँ पर फॉर्म 7 दे करके और आपकी सहमति पत्र देंगे। ये इम्पॉर्टेंट बात है। कुछ चीज़ें मैं इसमें बताना चाहूँगा। उम्र जिनकी 18 वर्ष पूर्ण हो गई होगी उन्हीं को ही वोटर लिस्ट में सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही साथ जो सामान्य निवासी होंगे उनका नाम सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे अपवाद हैं जो नहीं भी रहते हैं लेकिन उनका नाम शामिल किया जाना है। जैसा आप जानते हैं संसद या राज्य के विधान मंडल के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य वो रह तो नहीं सकते। मान लीजिए कोई मंत्री जी बन गए या कोई कतिपय कारणों से कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक पोस्ट को धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का नाम जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सामान्य तौर पर निवास करते हो, लेकिन उनका नाम क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। और कहीं कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अलावा कुछ लोग अनहरे होते हैं। अनहरे का मतलब जैसे जो भारत का नागरिकता नहीं प्राप्त करता है उसको वोटर लिस्ट में नहीं रखना है। जिनकी विकृत चित्त हो और किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा उन्हें इस तरह की घोषित कर दिया गया हो उनको शामिल नहीं किया जाना है। साथ ही साथ निर्वाचन संबंधी वर्ड है कि निर्वाचन संबंधी भ्रष्ट आचरण यदि धारण है उनका है और संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह किए गए हों उनको आप लोग शामिल नहीं किए जाएंगे। इतनी बात उनकी अहर्यता और अनर्हता से हो गई। अब महत्वपूर्ण बात है कि आप व्यक्ति के 18 वर्ष पूर्ण होने का प्रमाण क्या लेंगे। जो 18 वर्ष होगा, वर्तमान में लोग शिक्षित हैं, ऐसी दशा में जो भी शैक्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए उनको देख लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, साथ ही साथ कुटुंब रजिस्टर आदि के प्रमाण पत्र प्राप्त कर आप जो है उनमें उनको शामिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात और भी है वो ये है कि अगर कोई मेहमान आ जाता है या कभी कभी किसी के यहाँ कोई रहने के लिए महीने भर 15 दिन के आराम के लिए आ जाता है तो अगर कोई आपकी प्रक्रिया चल रही है, आपके पुनरीक्षण का प्रोग्राम चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि मेहमान को शामिल कर दें, ऐसी गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ जो आपका निर्वाचक गणना है उसको 3 प्रतियों में भरा जाना है। कितने प्रतियों में भरना है? 3 प्रतियों में भरना है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण थी। अब काम महत्वपूर्ण है कि हमारा पर्पज क्या है। पर्पज ये है कि कोई भी एक भी पात्र मतदाता सूची से छूट नहीं। पर्पज यही है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया हमारी बेकार हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जो पहला दिन है और अंतिम दिन यानी इलेक्शन होने के बाद और डिक्लेरेशन के बाद अगर वो सही पात्र मतदाता मतदान के दिन आता है और मतदान नहीं कर पाता है तो फिर वो चैलेंज करता है, विभिन्न कोर्ट में चैलेंज करता है। तो ये उसके वोटिंग राइट्स को कोई भी नहीं आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्तियों को जो संवैधानिक पद पर है, जो वीआईपी है, जैसे मान लीजिए सांसद जी हैं, कोई मंत्री जी हैं, कोई राज्यपाल महोदय हैं, कोई अन्य पद पर धारण करते हैं, संवैधानिक पद धारण करते हैं, उनके नाम को जरूर स्पेसिफिकली चेक कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? स्पेसिफिकली चेक कर लीजिएगा। इतनी बात जानने के बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि काम को कैसे करना है। काम को कैसे करना है, हर चीज़ का एक मानक होता है। इसी तरीके से 2 मानक इसमें सेट किए गए हैं, ईपी रेशियो और जेंडर रेशियो की तरह, जिससे हम जो है कार्य की वैधता और वैलिडिटी को स्वयं ही माप सकते हैं। इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो, उसका सिंपल सा तात्पर्य है कि 100 व्यक्ति अगर कहीं पर है तो उसमें मतदाता बनने की जो अहर्यता होती है लगभग 61 से लेकर के 65 लोगों के बीच होती है। क्या होती है? 61, 62, 63, 64, 65 लोगों की होती है। इसका सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन है, एनालिसिस है, वो ये है कि अगर हम कहीं किसी गांव में गए हैं और वहाँ की जनसंख्या सपोज करिए 1000 है
तो 1000 में एवरेज 630 आदमी वहाँ पर क्या होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ वोटर की संख्या 500 550 के बीच है, इसका मतलब है कि वहाँ पात्र मतदाता छूटे हुए, तो वहाँ पर क्या चलाना है, सघन अभियान चला करके उन मतदाताओं को, छूटे हुए मतदाताओं को परिवर्तित करते हुए मतदाता सूची में शामिल किया जाए। ये इम्पॉर्टेंट बात है। अगर उसी जगह गए और मानक जैसा हमने बताया कि 1000 की जनसंख्या है लेकिन वहाँ मतदाता है 750 या 800, तो ईपी रेशियो आपका पहुँच जाएगा 75 या 80। इसका मतलब है बोगस वोटर ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सघन अभियान चला करके, और जो वर्तमान में अभियान है वो डोर टू डोर है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिवार को आपको कवर करना है जो कि मतदाता बनने की योग्यता को धारण करता है। तो ऐसी दशा में अगर 750 या 800 है, बोगस वोटर को करना है वहाँ। इसका मतलब है कि जो पुराना आपका केंद्र था उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, और जिसके कारण अब ये दायित्व तो आपके ऊपर है कि उस ईपी रेशियो को आप ठीक करके नियंत्रित करते हुए एक मानक 63, 64, 65 में ले आएंगे, और ऐसी दशा में वहाँ पर ज़्यादा संख्या में फॉर्म 7 भरे जाएंगे। यह हो गया ईपी रेशियो। ईपी रेशियो चिन्हांकित करता है कि किसी बूथ पर और किसी दिए गए आपको जनसंख्या पर वोटर की संख्या बढ़नी है या वोटर की संख्या घटनी है, ये आपका काम हो जाता है। इसी तरीके से जेंडर रेशियो में किसी भी जिले प्रदेश या भारत का जो जेंडर रेशियो है, सेक्स रेशियो है, उसके सापेक्ष में महिलाओं की क्या वहाँ अनुपात है पॉपुलेशन में, वहाँ क्या प्रतिभाग करने की जो है वो दर्शाता है। मतलब इसका क्या है कि 1000 में जो जेंडर रेशियो 1000 पुरुष पर जो इंडिया में जेंडर रेशियो है एज ऑफ नाउ, एज पर सेंसस, जो सेंसस डेटा 2011 है, विच इज 943 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि महिला मतदाताओं की संख्या और जो उसका डिवीजन होगा पुरुष मतदाताओं की संख्या इंटू 1000, इसका फार्मूला है। सिंपल सा मतलब ये है, ये देखना है कि 1000 पुरुष मतदाता, 1000 पुरुष मतदाता पर क्या 943 महिला मतदाता है, इसका ये मतलब है। मतदाता पर देखना है इसको, 1000 पुरुष मतदाता पर कितनी महिला मतदाता आपकी है। अगर वो संख्या सपोज करिए 943 से बहुत कम है, इट मीन्स महिलाओं की जो वहाँ पर आई हुई है, जो विभिन्न माध्यम शादी से आ गई हैं, या कहीं पर जो बच्चियां हैं जिनकी 18 साल से उम्र ज़्यादा हो गई है लेकिन अविवाहित हैं, उनका नाम भी जुड़ना है, और जब वो विवाहित हो जाएंगी तब उनका नाम कटेगा। ठीक है, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे आप, एक सघन अभियान चला करके उनका महिला मतदाता मित्र नियुक्त करिए। आप क्या करिए, महिला मतदाता मित्र करिए, और हर घर में जा करके आप महिलाओं की जो वोटर लिस्ट है उनमें उनको शामिल करने का प्रयास करें। कई बार ये होता है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष हो गई लेकिन लोगों को लगता है कि इसकी शादी 2-4 साल में हो जाएगी, अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई भी त्रुटि नहीं करना। हमारा मकसद है इथिकल वोटिंग को प्रमोट करना। क्या मकसद है? इथिकल वोटिंग को। इथिकल इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस तब होगा जब हम प्रत्येक व्यक्ति को उसको प्रदत्त संवैधानिक अधिकार को उसको दे पाए। क्या कर पाए? दे पाए। ये आप जानते होंगे। साथ ही साथ किसी भी एजेंट से बल्क में फॉर्म प्राप्त न करें। आप जो भी फॉर्म प्राप्त करें वो अपना बिल्कुल चयन करके करें। और मैंने बताया था ना, जब आप ये प्रक्रिया करें उसमें 3-4 अप्रोच लगाइए। एक बार जाइए गांव में सबका फॉर्म भरवाइए, तो जितने होंगे मैक्सिमम आ जाएंगे, मैक्सिमम कवरेज होगा। जनरलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। जनरलिस्टिक अप्रोच के बाद आपको इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। उसका मतलब यह है कि एज कोहार्ड को लीजिए। एज कोहार्ड का मतलब है पुराने मतदाताओं को जनरल आपने कवर कर लिया। एज कोहार्ड का मतलब यह है कि जो व्यक्ति या जिनकी उम्र 1/1/2020 या 2021 को 21 वर्ष हो जाएगी, उनको स्पेसिफिकली हम जो है फोकस करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग कभी न छूटें। हमारे यंग मतदाता हैं, हमारे फ्यूचर है, उनको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो
1/1/2020 को वो जो कट ऑफ डेट है, अगर उनकी उम्र 18 साल हो गई है तो उनको मतदाता सूची में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। इसको बोलते हैं एज कोहार्ट। क्या बोलते हैं? एज कोहार्ट। उस एज के लोगों को हम जो है फोकस करके डालना है। दूसरी बात होगी, हमने जनरलिस्टिक बताया, इंडिविजुअलिस्टिक बताया। तीसरी बात उसी में है, इंडिविजुअलिस्टिक में जेंडर रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए महिला मतदाता मित्र उपयोग करिए। फिर 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को फोकस करके उनको शामिल करा लीजिए। तो आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं, एज कोहार्ट हो गया, सेक्स ईपी रेशियो हो गया और जेंडर रेशियो, सारे इम्प्रूव हो जाएंगे और मानक के अनुसार हो जाएंगे। मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। फिर उसके साथ साथ आपको करना क्या चाहिए, 80 साल की जितने भी ज़्यादा लोग हैं उनका एक पृथक लिस्ट बना दीजिए। और इसी तरीके से जो व्यक्ति 2020 में छूट गया, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी या 10 जनवरी, तो वो इस साल नहीं जुड़ेगा, लेकिन वो भी आर्य हो चुका है। क्या हो चुका है? आर्य हो चुका है। तो अगले साल का जो पुनरीक्षण होगा उनकी लिस्ट आप बना के रखेंगे तो 1/1/2021 में उनका नाम जुड़ जाएगा। अगर हम थोड़ा सा चरणबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से और प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो हमारा काम स्वयं बहुत ईजी रहेगा। तो ऐसी दशा में हम उनको जो है बिल्कुल छाट पाएंगे और कर पाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया भी है कि मतदान स्थल क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान का नाम जरूर सम्मिलित कर लीजिएगा या करा लीजिएगा, क्योंकि ग्राम प्रधानी का ही चुनाव है, पूरा बवाल हो जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्य एवं अन्य किसी गणमान्य व्यक्ति का नाम निर्वाचन नामावली में अवश्य अंकित होना चाहिए। अंकित तो सबका होना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर इनका ध्यान रखा जाए। तो ये बेसिक बातें हो गई। इतनी चीज होने के बाद वर्तमान में आपको कोरोना के क्रम में भी कुछ काम करना चाहिए। एक तो है कि 80 साल के ऊपर के लोगों को, जो वोटर्स हैं, उनके लिए शायद कोई स्पेसिफिक प्लानिंग की जा रही है कि शायद उन्हें पोस्टल बैलेट से ही किया जाए, तो ऐसे लोगों को भी छांटना है। साथ ही साथ आपको फ्लैग कर लेना चाहिए कि कुल कितने दिव्यांग मतदाता किस बूथ पर हैं, ताकि हम उस तरह की स्थिति बना करके हम दिव्यांग मतदाताओं के लिए उस बूथ पर वह प्लानिंग करेंगे। अगर हम इसी स्टेज पर संपूर्ण प्लानिंग कर लें या वो सारा मेंटल फ्रेमवर्किंग कर लें जो हमें आगे तक करना है, तो शायद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, बीएलओ का केवल एकमात्र काम नहीं है कि जो वो इलेक्टोरल रोल को ही सुधारे, उसका ये भी काम है चुनाव से संबंधित तैयारियां भी करें। जैसे करना क्या है कि हर बूथ पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनता है। बूथ अवेयरनेस जिसको बोलते हैं बैग, बूथ अवेयरनेस ग्रुप, इसमें बहुत सारे लोगों को सम्मिलित करके एक वो डेटा बेस बना लेगा। जैसे उसमें वहाँ पर चौकीदार हो गया, प्रधान हो गए, वहाँ के जो है चेयरमैन हो गए या कोई लेखपाल हो गए, ऐसे व्यक्तियों के संभ्रांत व्यक्तियों को आशा, आंगनबाड़ी, राशन डीलर को बना करके बूथ अवेयरनेस ग्रुप बना के रखेंगे। जिस दिन इलेक्शन होता है ये लोग बहुत काम करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन के फ्लो को और इस इंफॉर्मेशन को रीफ्लो किया, इंफॉर्मेशन को फ्लो कराने में और इंफॉर्मेशन को रिसीव कराने में होता है। तो आपको मैं बता दूं, ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जो बीएलओ है वो आज से लेकर के इलेक्शन संपादित करने की तिथि तक बहुत बड़ा हमारा एलिमेंट है, हथियार। तो चुनाव के संबंधित जैसे आपको मैं यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमने वल्नरेबिलिटी, जो अति संवेदनशील और जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग करते हैं, वो हमारा कभी कभी फॉल्स पैरामीटर के आधार पर होता है। जो व्यक्ति आज की डेट में मैप जा करके काम कर रहा, उसको सबसे बेहतर तरीके से पता होगा कि इस बूथ पर क्या कास्ट, क्लास, क्या इक्वेशन बन रहा है और यहाँ कोई विवाद होने या न होने की क्या संभावना है। अगर इस लेवल पर अगर हमारा बीएलओ इतना अवेयर है कि वो हमको सुनिश्चित इंफॉर्मेशन दे सके, तो शायद कहीं भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? अगर वो बताएगा कि ये वल्नरेबल, जो एरिया होता है वो वल्नरेबल होता है। क्या होता है? एरिया वल्नरेबल होता है, और जो बूथ होता है वो क्रिटिकल होता है, क्योंकि उस वल्नरेबल एरिया में वो बूथ अवस्थित है।
और जब वो हमको बता देगा तो हम प्लानिंग कर लेंगे। उस प्लानिंग में हम क्या करेंगे, उस तरह का CPF जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है या हमें जो अन्य पैरामिलिट्री फोर्स है, या हम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमारी फ्यूचर आज से लेकर के इलेक्शन डे तक की प्लानिंग देखिए कितनी अच्छी हो रही है। साथ ही साथ चूंकि BLO ही है जो 1 नहीं 2 नहीं 10 बार बूथ पर बैठता है। कितनी बार बैठता है? 10 बार 20 बार जो बूथ पर बैठता है। उससे बेहतर कौन बता सकता है कि वहाँ पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी क्या है। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी का मतलब है पानी पीने की क्या व्यवस्था है, विद्युत की क्या व्यवस्था है, रैंप की क्या व्यवस्था है, छाया की क्या व्यवस्था है, कनेक्टिविटी फोन में मान लीजिए हम CUG जो नंबर यूज करते हैं BSNL की करते हैं, वो हमको बता सकता है एयरटेल काम करता है, तो हम उस दिन के लिए हम एयरटेल रख लेंगे या कोई अन्य नंबर रख लेंगे। तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ वो बता सकता है। साथ ही साथ वो ये भी बता सकते हैं कि जो ये रूट प्लानिंग की गई है जाने के लिए वो भी वहाँ खराब है। सबसे बड़ा काम अगर देखा जाए तो पूरे इलेक्शन में मुझे निजी तौर पर BLO का दिखता है, क्योंकि वो ये भी बता सकता है कि जो ये बूथ चिन्हित है उस बूथ में गिरने की संभावना है। तो वो इलेक्शन से पहले, ड्यूरिंग इलेक्शन और इलेक्शन के बाद सारी समस्या की जड़ को खत्म करने का अगर कोई हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है तो BLO की निष्पक्षता है और उसके द्वारा किया गया शानदार कार्य, उसके द्वारा किया गया कार्य। और इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण बात है कि BLO जो हो वो निष्पक्ष। कई बार BLO के द्वारा भी तरह तरह के भ्रम फैला दिए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, हर घर जाना है और उसको अपना नाम मोबाइल नंबर जरूर प्रदर्शित कर देना चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बहुत बार लोग कहते हैं कि BLO नहीं मिल रहा है और BLO को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो विशेष तिथियाँ होती हैं, कभी कभी आप जानते होंगे, उन विशेष तिथियों पर जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो जरूर मौजूद है। जो भी समय दिया जाता है 10 बजे से 4 बजे तक का जरूर हो जाना चाहिए। मतदेय से संबंधित जो सूचना है अगर BLO समय से दे दें तो भी कोई भी इलेक्शन सबसे पहले वोटर लिस्ट ही बनती है और बार बार हम जो है रिविजिट करते हैं तथ्यों को। तो हाँ अगर कोई मान लीजिए वो बता दें कि यहाँ बाढ़ आई हुई थी और आवागमन का पूरा रास्ता कट गया था, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी और वहाँ पर जीर्ण छीर्ण अवस्था में है, तो हम सब उसको ठीक करा पाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि इलेक्शन के दिन पता चलता है कि बूथ की दूरी जो पॉपुलेशन है वहाँ से 5 किलोमीटर है, जबकि मानक है कि 2 किलोमीटर की एरिया में होना चाहिए। साथ ही साथ जो बूथ बनाया जाए वो सबसे प्रॉक्सिमिटी मतलब सबसे नज़दीक वाले पॉपुलेशन के सेगमेंट को उस बूथ से जोड़ा जाए, अटैच किया जाए। और ये भी इस समय ध्यान रखा जाए कि जब जोड़ा जाए तो ये नहीं कि आधे इस मोहल्ले के हों आधे इस मोहल्ले के हों, यथासंभव एक मोहल्ले के सारे लोगों को एक साथ जोड़ा जाए। और ये ध्यान रखा जाए कि जो भी बूथ बने उसका एरिया 20 वर्ग मीटर से न्यून न हो, कम नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखने की बातें होती हैं। मूलभूत सुविधाएं हमने बता दिया, संवेदनशीलता के बारे में मैंने आपको बता दिया कि चाहे तो वो बता सकता है। साथ ही साथ अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि जो बूथ बना है अगर धर्मशाला है कि मंदिर है कि धार्मिक जगह है, यथासंभव अविवादित जगहों पर होना चाहिए, सरकारी बिल्डिंग होनी चाहिए, अर्ध सरकारी बिल्डिंग होनी चाहिए, पंचायत घर होना चाहिए। इस तरह के बिल्डिंग्स को आप करेंगे और आज से ही प्रचार प्रसार करें कि जो आप जानते होंगे जब इलेक्शन का जो तिथि होता है उसमें 200 मीटर की दूरी पर 200 मीटर की दूरी तक के बाद ही आदमी अपना बस्ता लगा सकता है। जो इलेक्शन एजेंट के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो करते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें थी। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात कुछ ये है कि मतदाता सूची का सीरियल जब एक बार बन जाए मतदाता सूची तो सीरियल नंबर जरूर देख लिया जाए कि कहीं कोई मिसप्रिंट होकर के नहीं आया है, कहीं कोई फोटो छूट नहीं जा रहा है, या जब इलेक्शन कराना है तो इलेक्शन कराने में आज की तिथि में आपको पता है कि कोरोना है। कोरोना के कारण जो अभी वर्तमान में जहाँ उपचुनाव हो रहा है 1 घंटा आगे तक बढ़ गया है। तो मान लीजिए कभी ठंडक में या किसी सभी मौसम को ध्यान में रखते किया जाना चाहिए। 6 बजे तक आते आते अंधेरा हो जाता है, तो पर्याप्त वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था है कि नहीं है, इसको जरूर इंगित किया जाए। नहीं है तो वहाँ करवा दिया जाएगा।
बैरिकेटिंग देख लिया जाए वहाँ पर। और ये भी देखिए बीएलओ का काम यही नहीं है कि बूथ बनाए, एमसीसी का वायलेशन न हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पता चला जिस बूथ का वहाँ पर वो मॉनिटरिंग और सघन सब कुछ कर रहा है, वहीं पर पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे अपना वो बना रखे हैं, तो ये न रहे। सब कुछ वो बहुत सेंसिटिविटी के साथ देखें, सेंसिटिविटी के साथ अगर देखा जाए तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। और अगर यह सब बात बीएलओ धारण करें तो मेरा मानना है कि जो आपकी सूची है उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी, कहीं कोई अशुद्धता नहीं होगी, और निश्चित तौर पर उसमें सत्यता होगी, शुद्धता होगी और परिपूर्णता से पूर्ण होगी, और जो हमारे इलेक्शन को संदेह से परे बनाएगी। और हम ऐसा कर के आयोग द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।